क्लास 8 आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में चैप्टर 3 पढ़ेंगे शब्द विचार। हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या कहलाते हैं, पहले हमने वर्ण में पढ़ा कि वर्ण के बारे में जाना कि वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज शब्द के बारे में कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो शब्द क्या कहलाते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों ये तो आप जान ही गए हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु हर वर्ण समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता। उदाहरण मसूको धौपा नक इस तरह ये लिखे हुए देखिए, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये वर्ण समूह तो हैं पर इनमें अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती, अतः इन्हें सार्थक नहीं कहा जा सकता। इन्हें सार्थक क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो है इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्ण समूह है मगर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द नहीं है। तो वर्णों का सार्थक समूह तो हो, वर्णों का समूह तो हो मगर कैसा हो, सार्थक हो, इसलिए कहते हैं शब्द क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये परिभाषा बनी, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए शब्द की कुछ विशेषताएं होती हैं। शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। शब्द की परिभाषा के अनुसार शब्द का सार्थक होना अनिवार्य है, परंतु कभी कभी हम बोलचाल में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो निरर्थक होते हुए सार्थक बन जाते हैं। कुछ शब्द निरर्थक होते हैं, लेकिन जब सार्थक के साथ निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी अपना अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे तुम्हारी चिक चिक से हम तंग आ गए, तो वो बात को समझ में निरर्थक शब्द भी बात समझ में आने लगते हैं। ये रेडियो कब से टेटे कर रहा है, इसे बंद करो। शब्द और पद में अंतर। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता। जब वह शब्द व्याकरण के नियमों में बन जाता है तो पद बन जाता है। पद कब बन जाता है, जब वह शब्द व्याकरण के नियमों में बन जाता है तो पद बन जाता है। लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है। शब्दों का वर्गीकरण किया गया उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर। इस प्रकार 5 भागों में शब्दों को बांटा गया। आज हम इन्हीं 5 प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। स्वाभाविक है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं तो कुछ संस्कृत शब्दों के ही परिवर्तित रूप है, क्योंकि हिंदी किसका निर्माण किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है, परंतु कुछ शब्द भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा का अंग बन गए हैं। लेकिन कुछ विदेशों ने भी हमारे देश पर आक्रमण किया, जिस वजह से विदेशी भाषा और संस्कृति लेकर आए, उनकी भाषा का भी हमारी भाषा पर प्रभाव पड़ा और जो देशी क्षेत्रीय बोली जो होती है उनके शब्दों का भी हमारी हिंदी भाषा में प्रभाव पड़ता है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले समस्त शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम मतलब उसके समान। तो जो शब्द उसके कौन, प्राचीन भाषा संस्कृत, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के 2 शब्दों तत् और सम के मिल से बना है, जिसका अर्थ है उनके समान। जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे जल, चंद्र, वृक्ष, कमल, दूध आदि। मतलब जो शब्द संस्कृत से सीधे अपनी हमारी हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे चंद्र, वृक्ष, कमल, जल आदि। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब तद धन उद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद धन उद्भव मतलब उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से। तो जो सब संस्कृत से उत्पन्न हुए लेकिन कुछ फेरबदल करके हमारी भाषा हिंदी में आ गए उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए और आप इनकी परिभाषा अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। उनका रूप कालांतर में परिवर्तित हो गया। उदाहरण चांद, दूध, खेत, 5 सीख आदि। तो तत्सम तथा तद्भव शब्द इस प्रकार है। आम्र आम, मस्तक माथा, मुख मुंह, कर्ण कान, दिवस दिन, लौह लोहा, सर्प सांप, उष्ट्र ऊंट, घोटक घोड़ा, अश्रु आशु, पितृ पिता, पुत्र पुत्र, स्तंभ खंभा, ओष्ठ ऊंट, दश दस, अग्नि आग, दुख दूध।
अच्छी आँख, नसिका नाक, जिह्वा जीभ, पाँव, रात्रि रात, कपाट किवाड़, मच्छिका मक्खी, कोकिल कोयल, स्वर्ण सोना, अम्बा अम्मा, भ्राता भाई, पौत्र पोता, दंड डंडा, अंगुष्ठ अंगूठा, शत सौ, घृत घी, नख नाखून, सिर हस्त हाथ, ग्रीवा गर्दन, सायं शाम, ग्रह मयूर मोर, भ्रमर भंवरा, शिक्षा सीप, गंधर्व गधा, कूप कुआं, भगनी बहन, पौत्री पोती, नृत्य नाच, पंच पाँच, प्रस्तर पत्थर, क्षेत्र खेत और श्वेत सफ़ेद। देसी शब्द कहलाते हैं जो शब्द बोलचाल देसी मतलब जो देश में जन्मे, देशज भी बोलते, देसी भी बोलते, देशज शब्द भी बोलते हैं। तो देशज देश धन जा मतलब जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द बोलचाल से विकसित हुए तथा क्षेत्रीय स्थानीय प्रभाव से हिंदी में आए हैं उन्हें देशी शब्द कहते हैं। जैसे शब्दों को देशज भी कहा जाता है, जैसे खटिया, बिटिया, लुटिया, खिड़की आदि। क्षेत्रीय भाषाओं से आए कुछ अन्य शब्द हैं छोरा, तमाचा, पेट, तख्ती, धोती, लुगाई आदि। विदेशी शब्द भारत में समय समय पर पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी, मुगल, चीनी लोग आए। इनके संपर्क में आने से हमने अनेक विदेशी शब्दों को अपनाया। अब ये शब्द हमारी भाषा का अंग बन गए हैं। ऐसी विदेशी मूल के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द इस प्रकार है। अंग्रेजी के जैसे इंजीनियर, कॉलेज, कार, गैस, क्लर्क, टॉफी, बेंच, इंच, मिल, स्कूल आदि। अरबी के इंसाफ, इंसान, इशारा, इनाम, औरत, कसम, कानून, खत आदि। फारसी के आदमी, आसमान, कमर, खराब, खून, गुब्बारा, गुलाब, चीज़ आदि। पुर्तगाली कनस्तर, कमरा, गमला, गोदाम, चाबी, तौलिया, नीलाम आदि। तुर्की तोप, लाश, चाकू, कैंची, गलीचा, कुली, बंदूक आदि। फ्रांसीसी अंग्रेज, कारतूस, कूपन, काजू आदि। चीनी के चाय, लीची, पटाखा आदि। जापानी रिक्शा। संकर शब्द हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो अलग अलग भाषाओं के दो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। देखिए जैसे रेलगाड़ी है तो रेल क्या है? इंग्लिश है और गाड़ी हिंदी है। दोनों के मिलने से क्या बन गई? हिंदी रेलगाड़ी बन गई। मोटर गाड़ी, मोटर अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है, बन गई हिंदी। घड़ी साज, घड़ी हिंदी है और साज अरबी है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत है और गांठ हिंदी है। इस तरह वर्षगांठ नए नए शब्द बन गए। इसके बाद आता है आपका दूसरा रचना के आधार पर। हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके, अब हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, सुबह, समय, हाथ आदि। अब जैसे रात को अगर हम अलग अलग करें तो अलग करने पर क्या होगा? रा प्लस ता, तो क्या रा का अपना कोई शब्द अर्थ नहीं निकलता और ना ही ता का कोई अपना अर्थ निकलता। इसलिए ये रात कौन सा शब्द हुआ? रूढ़ शब्द कहलाया। मतलब खंड करने पर जिनका अर्थ नहीं निकलता वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा उन्हें जिन्हें खंडों विभाजित भी नहीं किया जा सकता वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूतावास, सद्गुण, दिनेश, देशभक्ति आदि। यौगिक शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर तथा संधि और समास द्वारा बनाए जाते हैं। यौगिक शब्द क्या कहलाए? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब खंड करने पर जिनके अर्थ निकलते हैं वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूतावास, दूध धन आवास, तो दूध का अपना अर्थ है और आवास का भी अपना अर्थ है, इसलिए ये क्या हुआ? यौगिक शब्द कहलाया। इसी तरह जैसे सद्गुण, सद धन गुण, तो सद का भी अपना अर्थ है और गुण का भी अपना अर्थ है, इसलिए ये क्या कहलाया? यौगिक शब्द कहलाया। इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जब यौगिक शब्द सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत विशेष के अर्थ में, पंकज कमल के अर्थ में, गिरधर कृष्ण के अर्थ में और दशानन रावण के अर्थ में। मतलब ये कि योग रूढ़ क्या है? ये
बहुब्रीहि समास की तरह होते हैं, मतलब अपने में रूढ़ होते हैं और उसी के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गिरधर, गिरधर हम कृष्ण के लिए ही प्रयोग करते हैं, दशानन रावण के लिए ही करते हैं, हिमालय एक विशेष पर्वत के लिए ही करते हैं और पंकज कमल के अर्थ में प्रयोग होता है। इसलिए इन शब्दों को क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।